मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के कोट के साथ। महात्मा गांधी जी कहते हैं सैनिटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिपेंडेंस। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे महात्मा गांधी जी जो हैं वो कहीं ना कहीं सैनिटेशन से महात्मा गांधी जी का मतलब है हेल्थ। हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिपेंडेंस। तो महात्मा गांधी जी ने हमारी जो आज़ादी है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया किसको? हमारी हेल्थ को। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया किसको? हमारी हेल्थ को। और आपको याद होगा कि मैंने जब हेल्थ का एक आपसे एडिटोरियल डिस्कशन करा था, डेली डिस्पैच डिस्कशन करा था, तो वहाँ पे मैंने हेल्थ को कहीं ना कहीं कंपेयर करा था किससे? वेल्थ से। कि कितना भी वेल्थी इंसान हो, अगर वो जो है हेल्थी नहीं होता तो उसकी वेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स को था पैनक्रियाटिक कैंसर, लेकिन उसकी जो वेल्थ थी उसकी हेल्थ को बचा नहीं पाई। तो ये वही एग्जांपल है। और सिमिलर ही वे में अगर बोलें कि महात्मा गांधी जी भी वही बोलना चाहते हैं कि सर्वोपरि क्या है? हमारी हेल्थ। तो हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और हेल्थ से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? यहाँ पे जो मीनिंग है हेल्थ का वो है हमारा सैनिटेशन। तो हेल्थ और सैनिटेशन के ऊपर आज हमारा ये जो है डेली डिस्पैच डिस्कशन है। और आपको बच्चों आप पता ही होगा कि आज जो है हमारा क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनली। सॉरी। तो इसी के उपलक्ष्य में हम जो है अपना डेली डिस्पैच डिस्कशन करते हैं हेल्थ एंड सैनिटेशन से। काफ़ी अच्छा ये एडिटोरियल है, काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स हैं। अगर CAPF हमारे AC के अंदर हेल्थ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है हेल्थ के ऊपर। तो अगर हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो हम पे मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखने के लिए इस एडिटोरियल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारी एक वॉश स्ट्रेटजी होती है, वो इम्पॉर्टेंट होती है। UPSC CSC ने भी वॉश के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा था, मेंस की बात कर रहा हूँ। और हमारा जो CAPF है वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर जो है ऐसे राइटिंग करवाता रहता है। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मतलब कहने का यही है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको छोड़ नहीं सकते। तो डेली डिस्पैच डिस्कशन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा एम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हमारा एम सिंपल है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, ठीक है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे सारी चीज़ें हमारे लिए इजी होती जाएगी, चाहे वो आर्ग्यूमेंट राइटिंग हो, चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे वो एस्से राइटिंग हो। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो हम बेसिकली समझते क्या हैं कि जो हेल्थ है वो क्या चीज़ है? हेल्थ को हम सोचते हैं कि हमारे पास अच्छे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल है, हमारे पास स्कीम्स वगैरह है, तो क्या है हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि हेल्थ क्या है? हेल्थ सिर्फ हॉस्पिटल और मेडिसिन तक ही सीमित नहीं है, सैनिटेशन भी हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हेल्थी लाइफ चाहिए तो कैसा जीना पड़ेगा? हमें क्लीन लाइफ जीनी पड़ेगी। और इसी क्लीन लाइफ में आता है कि क्लीन टॉयलेट्स और प्रॉपर सैनिटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और शायद हमारी गवर्नमेंट को ये पता चल गया होगा कि हेल्थ और सैनिटेशन हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, हैंड इन हैंड वॉक करते हैं, कि अगर हेल्थी रहना है तो हमें साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक जो है मिशन लेके आई थी 2014 के अंदर। और आपको इस मिशन के नाम पता ही होगा, हमने इसकी स्कीम के बारे में भी पढ़ा ही है, स्वच्छ भारत मिशन। तो इस स्वच्छ भारत मिशन में क्या था? इसके अंदर बेसिकली जो मेन फोकस था वो था किसके ऊपर? टॉयलेट्स बिल्ड करने के ऊपर, कि हर रूरल एरिया के अंदर, हर घर के अंदर एक टॉयलेट होना चाहिए। जो ओपन डेफेकेशन करते थे, मतलब जो खुले में शौच करते थे, उसको बंद करने के लिए बेसिकली ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था। और इसके अंदर जो मेन थीम थी वो क्या थी? पीपल्स मूवमेंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन आंदोलन। कि ये लोगों के लेवल पे चलाया गया था, कि लोगों की मुहिम थी कहीं ना कहीं, ये बोल सकते हैं हम यहाँ पे। और इसी का रिजल्ट निकला कि हम इसमें सक्सेसफुल भी हुए। 2019 के अंदर जितने भी हमारे विलेज थे उन्होंने खुले में शौच करना बंद कर दिया और उन्हें ओपन डिफिकेशन फ्री का सर्टिफिकेट मिल गया। और इसने, देखो एक चीज़ यहाँ पे कभी होती है तो हम सोचते हैं कि जो है वो सिर्फ एक ही एरिया को फ़ायदा पहुँचा रही है। जैसे हमने स्वच्छ भारत मिशन चलाया था तो ये कहीं ना कहीं सैनिटेशन के ऊपर ध्यान दे रही थी, लेकिन सैनिटेशन के साथ साथ हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट थी, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बच्चों किसकी? SDG की। हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट किसकी थी? SDG की। तो ये स्वच्छ भारत मिशन, या कह लीजिए हेल्थी बनने के लिए हमने जो सैनिटेशन को बढ़ावा दिया, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम ओपन डिफेकेशन फ्री हो गए हमारे विलेजेस। तो हमारा जो SDG था 6.2, वो भी कहीं ना कहीं हमने अचीव कर लिया। इसके अंदर वही सैनिटेशन और हेल्थी लाइफ जीने के ऊपर ये हमारा SDG 6.2 था, तो हमने इसको भी मीट करा। और इसका जो हेल्थ इम्पैक्ट है वो बहुत ही ड्रास्टिक लेवल पे देखने को मिला हमें। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि जो हेल्थी रहना है
तो क्या करना पड़ेगा, हमें साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी, मतलब क्या, सैनिटेशन करना पड़ेगा। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने चलाया क्या, हमारा स्वच्छ भारत मिशन, जिसको 2019 के अंदर मिशन बेसिकली मिशन में यही था एम कि जो है हमारे जो जितने भी विलेजेस हैं उनमें जो खुले की शौच करने की जो बीमारी है लोगों के अंदर, खुले में जो शौच करने जाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के साथ साथ, उसको बंद कराया जाए। और 2019 में हमारे जो विलेजेस थे उनको ओपन डिफेकेशन फ्री का खिताब भी मिल गया था, सर्टिफिकेट मिल गया था। तो इसने ना कि सिर्फ हमारे यहाँ पे जो है साफ़ सफाई सैनिटेशन लेके आया, बल्कि हमें UNSDG हमारा जो गोल था, इसका गोल नंबर 6.2, इसको भी अचीव करने में मदद मिली। इसके साथ साथ इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो एकदम अद्भुत हैं। जैसे WHO ने बताया कि इसकी वजह से ओपन डिफिकेशन जो हम करते थे, इसको बंद करने की वजह से 3 लाख लाइव्स जो हैं, 3 लाख जो जीवन है उनको सेव किया गया, जिनको डायरिया की वजह से डेथ हो सकती थी। गेटवे फाउंडेशन ने भी कुछ ऐसा बताया कि अगर टॉयलेट नहीं होते, ठीक है, तो 58% जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा मालनॉरिश्ड होते। मतलब क्या कि ओपन डिफिकेशन, या कह लीजिए कि हम जब सैनिटेशन नहीं रखते, साफ़ सफाई नहीं रखते, तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और प्रॉब्लम कैसी फेस करनी पड़ती है, अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और महात्मा गांधी जी ने इसी को बोला है कि हेल्थ क्या है, हमारी इंडिपेंडेंस से भी पहले है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट का प्रयास है वो क्या, भारत को दोबारा आज़ादी दिलवाना ये था, और ये दिलवाया भी है। ये यहाँ पे दिख भी रहा है, WHO का डेटा हो गया जो बोलता है कि जो हमारे लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, 3 लाख ज़्यादा लाइफ जो है सेव कर ली गई। गेटवे फाउंडेशन भी ऐसे ही कुछ बोलता है, यूनिसेफ भी बोलता है कि हमारी जो 93% जो वुमेन्स हैं वो अब सेफ फील करती हैं। तो देखो ओपन डिफिकेशन के साथ ये जो वुमेन का भी एक इशू जो है अटैच रहता है। लेकिन ये जो हमारा एडिटोरियल है इसने इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हमें बताई है, उसको हम देखेंगे। ओपन डिफिकेशन विलेज कर दिए गए, तो हर साल जो है हर एक विलेज जो है 50,000 से ज़्यादा जो है मेडिकल एक्सपेंसेस जो पहले खर्च करता था वो सेव करता है। तो अब इस पैसे को कहीं और भी खर्च कर सकते हैं। 12.7 टाइम जो लेस है हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हुआ है। तो देखो यहाँ से जो है एनवायरनमेंट को भी जो है बेनिफिट मिल रहा है एक ओपन डिफिकेशन सैनिटेशन से। तो क्योंकि जब हम खुले में शौच करते हैं, बारिश आती है, तो वो पानी सारा कहाँ चला जाता है, हमारे ग्राउंड वाटर में। तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट भी करता है। लेकिन टॉयलेट्स आगे उसकी वजह से क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर जो पॉल्यूशन था वो भी कम हुआ है। नेचुरल स्टडी क्या कहती है, नेचुरल स्टडी कहती है कि जैसे वही WHO ने जो बोला सेम हमारा नेचुरल स्टडी ने भी बोला कि सैनिटेशन की वजह से 60 से 70 हज़ार जो बच्चे थे उनकी जानों को बचाया गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या चीज़ है, एक प्रिवेंटिव मेजर्स है कि होने से पहले ही जो है हमने मेजर्स ले लिए। तो ये एक चीज़ हमें समझ आई कि अगर हेल्थी रहना है तो क्या हमें सैनिटेशन करना ही पड़ेगा, साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी। तो हेल्थ और सैनिटेशन हैंड इन हैंड चलते हैं, जैसे यहाँ पे पहले पैराग्राफ में यही बताया था। तो ये कहीं ना कहीं हमें सच होता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बता रखा है जल जीवन मिशन। आपको पता है जल जीवन मिशन का टारगेट क्या था कि हर घर तक जो है टैप वाटर प्रोवाइड कराना रूरल एरियाज़ के अंदर। और ये लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर। इसका प्रभाव क्या देखने को मिला, इसका जो है इफेक्ट क्या देखने को मिला, पॉजिटिव इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि जो डिजीज़ेज थी और जो डेथ थी वो रिड्यूस हो गई। अब आपको लगेगा कि भाई टैप वाटर मतलब जो नलके से पानी आता है ये प्रोवाइड कराने से जल जीवन मिशन के अंदर एक तो हमारा हो गया स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन में तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ओपन डिफेकेशन को रोक देंगे तो डायरिया वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है सेव की गई। इवन वुमेन को भी एम्पावरमेंट मिला, क्योंकि वुमेन हम सेफर फील करती है क्योंकि घर के अंदर टॉयलेट्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये दूसरी चीज़ क्या है कि जल जीवन मिशन के अंदर टैप वाटर प्रोवाइड कराना है, उससे डेथ और डिजीज़ कैसे कम हुए, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टैप वाटर से क्लीन वाटर आ रहा है। पहले जो नहरों के अंदर से पानी उठा के लेके आते थे वहाँ से अब सीधा अपने घर में आ रहा है। घर में कैसा आ रहा है, क्लीन वाटर आ रहा था। इसकी वजह से जो है डेथ और डिजीज़ हमारी कम हुई है। और इसको एक रिसर्च फाइंडिंग के अंदर भी पाया गया है। हमारे डॉक्टर माइकल कार्मेर है, उन्होंने यही बताया अपनी रिसर्च के अंदर जो जल जीवन मिशन से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए हैं उसके बारे में कि 30% जो इन्फेंट डेथ होती थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी होती थी, वो यहाँ पे कम हुई है, रिड्यूस हुई है। तो देखो हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करा है किसने, हमारे जल जीवन मिशन ने। तो यहाँ पे अगर कोई मिशन आ जाता है और किसी स्कीम्स के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट पूछते हैं तो वहाँ पे भी इसके जो पॉइंट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों वो यूज़ हो सकते हैं कि एक मिशन का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो सिर्फ घरों में नल तक पानी पहुँचाना ही नहीं था,
इससे क्या हुआ है, इससे हमारे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो भी रिड्यूस हुआ है। क्यों? क्योंकि क्लीन वाटर आ रहा है। पहले नहरों से लेके आते थे, अब क्लीन वाटर आ रहा है, ये यहाँ पे बताया गया है। डेथ कम हुई है, डायरिया की प्रॉब्लम कम हुई है। जो मेन चीज़ कम हुई है वो क्या? वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है। कैसे? देखो, पहले वुमेन्स क्या करती थी, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं, जैसे हमारे राजस्थान हो गया, हमारा हरियाणा हो गया, या फिर अपना जो नीचे वाला एरिया छत्तीसगढ़ वगैरह, उस वाले एरिया में वुमेन्स क्या करती थी, पहले घड़े में पानी भर भर के दूर दूर से लेके आती थी। लेकिन अब टैप वाटर आ गया है, क्योंकि नलके में पानी आ गया है, तो उनका वो जो समय था 3-4 घंटे जो वेस्ट करती थी पूरे दिन के अंदर, वो सेव हुआ है। तो टोटल मिला के यहाँ पे बताया गया है कि 5.5 करोड़ आवर पर डे जो है वुमेन ने सेव करा है। तो देखो, एक चीज़ हमें दिखाई दी क्या, कि जो हेल्थ है वो किससे अटैच है? हमारे एनवायरनमेंट से। दिखाई दी ना ऊपर अभी। और ये सारी चीज़ किससे अटैच है? हमारी इकोनॉमी से। इकोनॉमी से कैसे? कि वुमेन्स का जो टाइम है वो सेव हो रहा है। और नेक्स्ट में एसबीआई भी इस चीज़ को फाउंड आउट करता है कि ये जो वुमेन्स का टाइम सेव हुआ है, ये कहीं ना कहीं कहाँ यूटिलाइज हो रहा है? फार्मिंग एक्टिविटी में, या वुमेन्स ने स्मॉल बिजनेसेस ओपन कर लिए। तो कहीं ना कहीं हर एक मिशन का जो इम्पैक्ट है वो आपको मल्टी डायमेंशनल देखने को मिलता है। जैसे हमारा जल जीवन मिशन हो गया, या फिर स्वच्छ भारत मिशन हो गया, इसका जो इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब रियल इम्पैक्ट कहाँ पड़ा है ये यहाँ पे बता रखा है। विलेजेस और वुमेन एम्पावरमेंट हमने अभी देखा, वही सारी चीज़ें अब डेटा के थ्रू बता रखी है कि 80% जो रूरल होम्स हैं जल जीवन मिशन के थ्रू, वहाँ पे क्या आ गया है? पानी आ गया है। 96% जो विलेजेस हैं वो ODF प्लस हो गई हैं। मीनिंग वहाँ पे सिर्फ टॉयलेट ही नहीं बने हैं, बल्कि वहाँ पे क्लीननेस और हाइजीन भी आई। क्लीननेस और हाइजीन का मतलब कि ODF प्लस का क्या मतलब है? अब देखो, ODF आ गया था, ओपन डेफिकेशन फ्री, जो खुले में शौच करते थे, उससे जो विलेज मुक्त हो गए थे उनको ODF का वो जो है एक टैग दे दिया गया। अब ODF प्लस का टैग उनको दिया गया जिन्होंने टॉयलेट्स तो बनाई, प्लस वहाँ पे जो साफ़ सफाई थी, हाइजीन थी, उसको रखा। कैसे रखा? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करा। जो कि कूड़ा कचरा होता है ना, गांव में देखा होगा आपने, पहले क्या होता था, पहले मतलब 2014 से पहले और 2014 के बाद अब क्या हाल बहुत ही एक डिफरेंट है एक तरह से। अब जो गांव हैं वो बहुत ज़्यादा स्वच्छ एक मॉडल विलेज के रूप में तैयार हो गए हैं। जैसे आपको पता होगा कि मॉडल विलेज का कॉन्सेप्ट भी आया था, एस्पायरेशनल विलेज का कॉन्सेप्ट भी आया था। तो यहाँ पे जो पहले गांव थे, तो वहाँ क्या होता था, गांव के जो बाहर की साइड जो है कचरा पड़ा रहता था, सारे लोग वहाँ आके फेंकते थे, वहीं पे जो है खुले में शौच करते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि हेल्थ, क्योंकि सैनिटेशन नहीं रख रहे, महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था, सैनिटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। तो वहाँ पे पहले तो सैनिटेशन नहीं रख रहे थे, उसकी वजह से उनकी हेल्थ इंपैक्ट हो रही थी। स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन ने, दोनों ने क्या करा, चेंज लाया, बिहेवियरल चेंज लाया हमारा स्वच्छ भारत मिशन, और जो स्ट्रक्चरल चेंज था वो हमारा जल जीवन मिशन लाया। उससे क्या हुआ, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने लगे, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करने लगे। जो नालों का पानी था, आपको पता होगा विलेजेस में कैसे होता था कि जो तालाब थे वो कहीं ना कहीं यूट्रिफाइड हो जाते थे। क्यों? क्योंकि सारा जो घरों का नाली पानी था वो तालाब में चला जाता था, और तालाब डेड हो जाते थे, यूट्रिफिकेशन जिसे कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती थी। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन प्लस ये ODF प्लस का जो टैग था, इसने क्या करा, गाँव को एक नई जो है एक दिशा दी। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ जो हमने अभी पढ़ी थी, वो सारी चीज़ दोबारा से यहाँ पे रिपीट हुई है। तो कहीं ना कहीं वो जो हमने बोला था एनवायरनमेंट, हेल्थ और हमारी इकोनॉमी है, एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन हमें दिखाई भी दिया, और वो कनेक्शन यहाँ पे भी बता रखा है। जैसे सुजलैंड स्वच्छ गांव कैंपेन हुआ था, उसके अंदर सैनिटेशन वगैरह पे ध्यान दिया गया था। सैनिटेशन से हुआ कि लोग बीमार कम हो रहे थे, पॉल्यूशन कम फैल रहा था, और ये कहीं ना कहीं एक शिफ्ट हुआ किससे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब क्या होता है कि बीमार होने से पहले हम क्या कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना, कि लेट से किसी को जो है मोटापा हो रहा है, धीरे धीरे मोटा हो रहा है, तो वो क्या करे कि रनिंग वगैरह चालू करते हैं। तो ये क्या है, प्रिवेंटिव केयर। क्योंकि बाद में क्या होगा, बाद में यही जो मोटापा है वो हार्ट के मतलब हार्ट के अलाइनमेंट जो होते हैं, हार्ट अटैक जो होता है, इसका जो है रीज़न बनता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। डिग्निटी, सेफ्टी, और वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी मिली। क्यों अपॉर्चुनिटी? पहले के घड़े से पानी भरने जाती थी, अब क्या हुआ कि अब टैप वाटर आ गए। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। वेस्ट मैनेजमेंट हुआ तो क्लीन एनवायरनमेंट आया, डिजीज़ रिड्यूस हुए, इकोनॉमिकली जो है बेनिफिट हुआ। तो ये सारी चीज़ जो पूरा सर्कल हमने ऊपर देखा था, वही सर्कल यहाँ पे दिखा रखा है। अब इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है? हमने पूरा सर्कल देख लिया, हेल्थ से एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से इकोनॉमी,
पूरा देख लिया, उसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट सारी चीज़ हो रही है, हमारे जो टारगेट्स हैं ग्लोबल लेवल के हो गए, नेशनल लेवल के हो गए, सब चीज़ कंप्लीट हो रही है। हमने देखा SDG 6.2 हमने अचीव कर लिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा कम हो रहा है, सारी चीज़ हो रही है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फ़ायदा क्या है? देखो सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो हमारा ब्लूप्रिंट है एक तरह से, ठीक है, हमारा ब्लूप्रिंट ही तो है कि जो हमारी स्कीम्स हैं वो सारी अलाइंड है, सारी एक साथ ना, कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है एक तरह से, ऐसी हमारी स्कीम है। तो ये जो इंडिया का मॉडल है, ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए एक ब्लूप्रिंट जो है वो साबित हो सकता है। और एक चीज़ हमें यहाँ पे याद करने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है, क्या कि ये जो हेल्थ टॉपिक है, ठीक है, ये जो हेल्थ टॉपिक है ये कि किसी एक मिनिस्ट्री का टॉपिक नहीं है कि लेट्स से कि मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है वो ही देखेगी। ये जो टॉपिक है ये मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, तो मल्टी डायमेंशनल मिनिस्ट्रीज को देखना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगी, एजुकेशन होगी, न्यूट्रिशन, वाटर, हेल्थ, ये सारी जो मिनिस्ट्री है इन सब का टोटल टॉपिक है। क्योंकि हेल्थ जो है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिर्फ बीमार नहीं होना नहीं, मतलब अपने आप को स्वच्छ रखना है। और वो कैसे रखेंगे, जब सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो आपस में मिलके काम करेंगे। और यही क्या है, यही हमारी वॉश स्ट्रेटजी है जो हमने अभी देखा, वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन। और होगा क्या, इससे बेटर हेल्थ आएगी, वुमेन एम्पावरमेंट आएगी, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन बनेगा। कैसे बनेगा, ऊपर हमने अभी देखा वही। और इस वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर गुड हेल्थ बीइंग एट होम, ये वाला जो कोट है ये सबसे बेस्ट है कि जो हमारी हेल्थ है वो हमारे घर से ही स्टार्ट होती है, जो हमारा सैनिटेशन है, क्लीनलीनेस है, ये हमारे घर से ही स्टार्ट होती है। तो पहले अपने घर को क्लीन करना है, फिर उसके बाद हमारे अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। और आपको पता होगा कि ऐसा एक कोट भी चलता है कि अगर हर कोई जो है अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखेगा तो क्या होगा, हमारा जो पूरा देश है वो स्वच्छ हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे समझ आ गया होगा ये वाला वॉश स्ट्रैटेजी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हेल्थ केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे CFF एग्ज़ाम के लिए। ये जो वॉश स्ट्रैटेजी है इसके बारे में UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। तो आई होप अब तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या वॉश स्ट्रैटेजी है। हाइजीन मेंटेन करना, वाटर को मेंटेन करना, सैनिटेशन को मेंटेन करना, हेल्थ को मेंटेन करना। जब ये सारी चीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, हमारी वुमेन एम्पावरमेंट होगा। तो आई होप समझ आ गया होगा। अब समझ आ गया है तो लिखना चालू करो। पेपर 2 का ये हमारा टॉपिक है, इसको लिखो और लिखने के बाद जो है डिस्कशन ग्रुप में भेजो। सारे जो बच्चे हैं भेजते हैं, धीरे धीरे भेजने लगे हैं। और अभी टाइम है लिखने का, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं करा तो क्या आप पेपर के बाद स्टार्ट करोगे? अभी टाइम है तो अभी लिखो और डिस्कशन ग्रुप में मेरे प्यारे बच्चों शेयर करो। अब जिन बच्चों को नहीं पता डिस्कशन ग्रुप में कैसे जाना है तो डिस्क्रिप्शन खोलो अभी यूट्यूब इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जब खोलोगे तो 2 लिंक दे रखे हैं। एक टेलीग्राम का लिंक है जहाँ पे आपको ये जो PDFs वगैरह है, जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं वो वहाँ पे अपलोड होते रहते हैं। प्लस दूसरा जो लिंक है वो है डिस्कशन ग्रुप का। वहाँ पे जो है आप अपने पीड्स के साथ, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो, अपनी जो राइटिंग है वहाँ पे शेयर कर सकते हो और उनकी राइटिंग्स को भी इवैल्यूएट कर सकते हो। तो नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। मैं तो बांट रहा हूँ, आप भी बांटो। नेक्स्ट चलते हैं पंबन ब्रिज। तो देखो अभी हमारे जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने तमिलनाडु में पंबन रेलवे जो ब्रिज है उसका उद्घाटन किया है। किसको कनेक्ट करेगा, कहाँ से कनेक्ट करेगा? रामेश्वरम आइलैंड से ये रामनाथपुरम, इसको कनेक्ट करेगा तमिलनाडु मेनलैंड में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए ये हमारा पंबन ब्रिज, क्योंकि इस पंबन ब्रिज को हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट कराया। प्लस ये इंडिया का पहला ऐसा वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। कैसा वर्टिकल लिफ्ट? जैसे लंदन में है वैसे टाइप का, जैसे यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको कि यहाँ पे ये जो वोट आई तो ये पंबन ब्रिज हमारा खुल गया। तो ऐसे टाइप का ये पहला ब्रिज बनाया है हमारी इंडिया के अंदर, पहला ब्रिज है। पहला ब्रिज किसने बनाया है? रेल विकास निगम लिमिटेड ने, ना कि कोई अंडानी अमानी की कंपनी ने नहीं बनाया, रेल विकास निगम की कंपनी ने बनाया। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, पेपर के अंदर आने के यहाँ से चांसेस है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था बच्चों कि अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी कुछ भी करते हैं वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ बता रखी है। इसने जो पहले का ब्रिज बना हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया। इसके साथ साथ हमारे मोदी जी ने जो है NH40 जो हमारा 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट है उसकी फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। इंजीनियरिंग वंडर है, ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेन मुद्दा ये है, क्वेश्चन नंबर 1 इसको ट्राई करो अटैम्प्ट करने का। देखो कर पाते हुए नहीं कर पाते, जो डिस्कस करा है उससे नहीं है, कुछ और से रिलेटेड। ऐसे ही जो है हमारा UPSC पूछता है कि पेपर में न्यूज़ कुछ आती है और क्वेश्चन कुछ और आ जाता है, तो वैसे ही हमें भी आपको हैबिट डालनी है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा करप्शन इन जुडिशरी।
देखो जुडिशरी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जुडिशरी से रिलेटेड हमने जब लास्ट डेली डिस्पैच डिस्कशन करा था तो हमने देखा था उसके अंदर कितने सारे जो हैं घोटाले और क्या क्या चीज़ें हो रही है जुडिशरी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जितने भी डेटा पॉइंट्स वगैरह आते हैं वो हम जो है अपने डेली डिस्पैच डिस्कशन में लाते रहेंगे। आपको क्या करना है, बस उसके नोट्स बना के रखना, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है या तो इससे रिपोर्ट राइटिंग आएगी, या तो इससे आर्गूमेंट राइटिंग आएगी, या इससे ऐसे राइटिंग है। तीनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा आपके पेपर 2 के अंदर, और पेपर 1 के अंदर भी 100% गारंटी है कि जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इससे रिलेटेड नोट्स, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बनाते चलो। हम तो सारी चीज़ें डिस्कस कर ही रहे हैं, आपको बस उसको रिवाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे यही बता रखा है इसके अंदर, ये जो न्यूज़ आर्टिकल है हमारा, इसके अंदर यही बता रखा है कि जो जुडिशरी है वैसे तो बहुत ट्रांसपेरेंसी करती रहती है, कि जो है अपने जितने भी एसेट्स हैं मंत्री वगैरह को, एमएलएज एमपीज़ को बोलती रहती है कि जितने भी आपके एसेट्स हैं उसको जो है आप पब्लिकली डिस्क्लोज करो इलेक्शन से पहले। लेकिन यहाँ पे पता चला कि सिर्फ 12% जो जजेस हैं हमारे इंडिया के अंदर, सिर्फ उन्होंने ही जो है अपने एसेट डिस्क्लोज कर रखे हैं। तो शायद यही जुडिशरी करप्शन का ही एक सिंपल है कि अब की ट्रांसपेरेंसी तो ला रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन हमारे से स्टार्ट ना हो, दूसरों से स्टार्ट। वही कि हमारे घर में भगत सिंह तो चाहिए सबको, लेकिन अपने घर से नहीं, दूसरों के घर से चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, जुडिशरी दिखा रही है क्या कि ट्रांसपेरेंसी लाओ, लेकिन MP MLA से लाओ, हमसे मत लाओ। देखो ये यहाँ पे पूरा डेटा ही दे रखा है, द हिंदू की न्यूज़ है, कोई झूठी न्यूज़ तो है नहीं, कि सिर्फ 12.35% जो जजेस हैं, मतलब 769 जजेस में से सिर्फ 95 जजेस हैं, उन्होंने अपने जो है जो उनके पास प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्लोज करा है पब्लिकली। तो हमारे जो यशवंत जी है ये तो बहुत चर्चा में है, इनके बारे में तो इनको तो इंट्रोड्यूस करने की ही ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यही बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो ओवरऑल इंडिया की बात थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ही बता रखा है कि सिर्फ 30 जजेस ने जो है पब्लिकली जो है अपना जो जितने भी एसेट्स वगैरह हैं वो डिस्क्लोज कर रखा है। मतलब क्या, अभी भी तीन लोगों ने नहीं करा। देखो 100% तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही नहीं करा है, तो कैसे जो है ये ट्रांसपेरेंसी और इन सब चीज़ों की बातें कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में जो है एक डिस्कशन है, डिबेट का एक डिस्कशन है। और यही सारी चीज़ और भी डेटा दे रखा है। बस इतना देखो, कभी जुडिशरी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना हो, क्रिटिसिज्म देना हो, तो यहाँ से बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं लेकिन खुद ट्रांसपेरेंट है नहीं। तो यही चीज़ है। और पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन की एक रिपोर्ट है, वो भी देख लो जाते जाते, कि जुडिशियल प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म। देखो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसका टाइटल क्या था, जुडिशियल, इसको कोट करना अगर मौका मिले तो, जुडिशियल प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म। इसके अंदर हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी जो है रिकमेंड करा था कि ये जो एनुअल एसेट डिक्लेरेशन है, मतलब क्या, वही कि जितना तुम्हारे पास माल वाल है, धन है, जितना तुम्हारे पास, हमारे जजेस उनके लिए बोला कि मैंडेट होना चाहिए उनके ऊपर कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं अपने जितने भी एसेट्स हैं वो एनुअली बताएं। अब यहाँ पे रिपोर्ट में यही बोला कि अगर MP MLAs बताते हैं तो भाई आप क्यों नहीं बताते। वही चीज़ जो मैं बोल रहा था, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के वर्ड्स थे, तो क्षमा करना अगर किसी को बुरा लगा हो। तो ये हो गया हमारा क्या, करप्शन इन जुडिशरी। कभी टॉपिक आता है तो यहाँ से पॉइंट ज़रूर ले लेना मेरे प्यारे बच्चों, इसको रखना संभाल के, पक्का आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन। अभी हमारे मोदी जी जो है बिम्स्टेक की मीटिंग पे गए हुए हैं, और हमने कल बिम्स्टेक के बारे में भी जो बेसिक्स था वो डिस्कस कर लिया था। बाकी जब मीटिंग होगी उसके जो मिनट्स आएंगे तो वो भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो श्रीलंका का थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो हमारे जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी श्रीलंका में गए हैं। श्रीलंका में उन्होंने विजिट कराया क्या, जया श्री महाबोधि टेम्पल। इस जया श्री महाबोधि टेम्पल की इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे बोध गया से एक बोधि ट्री जो है वो लाया गया था, और कौन लेके आया था उसको, संघमित्रा लेके आई थी। संघमित्रा कौन थी, राजा अशोक जो थे हमारे, एम्परर अशोक, उनकी एक डॉटर थी। आपको पता होगा कि अशोक ने, क्योंकि अशोक के बारे में तो, अशोक महान ग्रेट जो एम्परर अशोक थे उनके बारे में तो सबने पढ़ा होगा। उन्होंने जो है बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद जो है अपना लिया था, और बौद्ध धर्म अपनाने के साथ साथ इसके प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका में उनके पुत्र का नाम था महेंद्र, और संघमित्रा था उनकी पुत्री का नाम। तो वही जो बोधि ट्री जो संघमित्रा लेके गई थी, उसी बोधि ट्री का जो है मोदी जी ने थोड़ा सा वो करा। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अब हमारा कर्तव्य है क्या कि भाई अशोका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस है। बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं मीटिंग वगैरह हुई तो वहाँ पे क्या हुआ।
एक इंडियन असिस्टेड रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या था, माहो उमानथाई रेलवे लाइन, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना कहाँ पे है, श्रीलंका के अंदर। उसके बाद एडवांस सिग्नलिंग, ये सारी चीज़ हुई। और त्रिनकोमली को एनर्जी हब बनाने की बात हुई, किसके इन्वॉल्वमेंट से, यूएई भी इसमें साथ है, इंडिया, श्रीलंका और यूएई के साथ, ठीक है। त्रिनकोमली को एनर्जी हब बनाने के लिए यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट की गई। तो ये सारी चीज़ें तो अभी हुई है, जस्ट हमारे जो प्रधानमंत्री जी है श्रीलंका की यात्रा पे तब। अशोका के बारे में देख लेते हैं। थर्ड ये हमारा मौर्यन डायनेस्टी का एम्परर था, मुगल नहीं, गलती से निकल गया, माफ़ कीजिएगा। थर्ड हमारा एम्परर था मौर्यन डायनेस्टी का। ईयर यहाँ पे दे रखा है 268 से 232 BCE। अब इनकी जो टेरिटरी थी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, अफगानिस्तान, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, हमारे वेस्ट इंडिया से लेके ईस्ट इंडिया तक फैली हुई थी इनकी टेरिटरी। कैपिटल कौन सी थी, कैपिटल थी हमारी पाटलिपुत्रा, मतलब अभी जो पटना है, ये हमारे महान अशोक, ग्रेट एम्परर अशोक की टेरिटरी थी। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये थी कैपिटल उनकी। कलिंगा वॉर हुई, कलिंगा वॉर में जो है हमारे महान अशोक जो थे, उन्होंने रक्त जो बहता हुआ देखा तो उनका जो हृदय परिवर्तन हो गया था उस टाइम पे। तो ये कलिंगा वॉर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ईर वगैरह थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब कलिंगा जो है वो कहाँ पे है, अभी प्रेजेंट है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे बॉर्डर पे एक तरह से। उसके बाद वहाँ पे लोकेशन में बता रखा है धौली हिल है, दया रिवर है, और वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था अशोक का, ये मेन इंपॉर्टेंट है। पता कैसे चला हमें, इसके रॉक एडिक्ट 13 के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। इसी के बाद जो है इसी रॉक एडिक्ट में लिखी हुई है कलिंगा वॉर के बारे में, एडिक्ट 13 में, रॉक एडिक्ट 13 के अंदर लिखी हुई है कि कलिंगा वॉर के बाद जो महान अशोक थे उन्होंने क्या करा कि बेरी घोषा, मतलब जो तलवार के दम पे जो जीत होती थी उसको त्याग के धम्म घोषा, मतलब कि शांति के दम पर, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट जिसे कहते हैं, वो अडॉप्ट कर लिया। तो बेरी घोषा क्या होता है, धम्म घोषा क्या होता है, ये भी पता चल गया, ठीक है। इंस्पायर किससे हुए थे, उपगुप्त, एक मॉन्क थे, बौद्धिस्ट मॉन्क थे उपगुप्त, उनसे इंस्पायर हुए थे। फिर वही नॉन वायलेंस, टॉलरेंस और एथिकल गवर्नेंस, इसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और वही प्रमोशन के लिए कहाँ कहाँ भेजा वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब इनका एक लॉयन कैपिटल भी है, कहाँ पे है, सारनाथ के अंदर, जिस लॉयन कैपिटल से हमारा जो नेशनल एम्बलम बना है वो सारी चीज़ें, बस हमने वो बेल आइकन और ये जो लोटस था ये अडॉप्ट नहीं करा, बाकी वो जो 4 मुंह वाला जो शेर था वो अडॉप्ट कर लिया। इसके अंदर ये जो नीचे लोटस था इसके अंदर एक क्या था, ये कि अशोक चक्र था, जो कि अशोक चक्र का है हमारे नेशनल फ्लैग में है, सिंबलाइज किसको करता है, धर्मा और प्रोग्रेस को, और वही करनी है हमें, प्रोग्रेस डे बाय डे अपने नॉलेज फुल को बढ़ाना है। समझ आ गया होगा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आता है नहीं आता, थोड़ा सा चेक करा करो, थोड़ा सा कमेंट करा करो, ताकि मुझे भी पता लगे बच्चों तुम देखते हो या नहीं देखते, या फिर जो है मैं गा के अपना चला जाता हूँ। चलो अब ज़्यादा हंसो मत, अब चलो प्रीवियस ये देख लेते हैं कल का 5 अप्रैल 2025 के क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस हो जाना, क्योंकि इन क्वेश्चन में थोड़ा सा सीरियस रहने की ज़रूरत भी है, ठीक है। अब ये हमारा यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज वाला, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने शायद कल देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में कुछ मेरे को हल्का सा याद आ रहा है, कुछ देखा था हमने, क्योंकि प्रेसिडेंट असेंट वगैरह ऐसा कुछ था, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, इसकी फीलिंग को समझो, इसकी भावनाओं को समझो। कह रहा है कि अगर कोई भी बिल लेके आए, ठीक है, और बिल को जो है पार्लियामेंट में लाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनकी पहले से रिकमेंडेशन होनी चाहिए। मतलब अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन नहीं दी तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हम नहीं लेके आ सकते, ये कह रहा है। देखो ऐसा तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर हमारे एमपीज़ और एमएलएज, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी के भी है और हमारी रूलिंग पार्टी की भी है, ठीक है, और हमें पता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है हमारी, वो जब रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को तभी वो करता है, उस पर जो है डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो अगर प्रेसिडेंट के अप्रूवल से जो है हम बिल लेके आएंगे तो मतलब क्या कि जो रूलिंग पार्टी है उसके अप्रूवल है, लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी मतलब एमपी एमएलएज हैं, ये भी इनका भी सहयोग चाहिए होता है। अगर ये कोई बिल लेके आना चाहे, जैसे प्राइवेट मेंबर बिल हो गया या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आना चाहे तो नहीं ला सकते, क्यों, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है वो नहीं चाहेगी। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं तो इससे क्या होगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ऑटोक्रेसी या कह लीजिए, या फिर जो है
जो भी करेंसी होती है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहला कभी नहीं हो सकता, पहला गलत, तो हमारा आंसर ऑलरेडी हमारे सामने है बी। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज असेंट। डेफिनेटली इसके अंदर एक शायद वो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम कमेंट करो कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके थ्रू जो है प्रेसिडेंट को असेंट देना एकदम अब वो था कि देना ही पड़ेगा, बांधे, ऑब्लिगेटरी है, ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मस्ट पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी एंड नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। डेफिनेटली ट्रू है कि कोई भी बिल आएगा लोकसभा में भी जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, राज्यसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो बिल क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये मतलब बी हमारा सही है। तो थोड़ा सा ऐसे करके जो है हमें पता लगाना होता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं बिम्स्टेक और हमारा शार्क के ऊपर, क्योंकि अभी यहाँ पे मीटिंग हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए भी हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं। बिम्स्टेक कनेक्ट कंट्रीज फ्रॉम बोथ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। डेफिनेटली थाईलैंड है, यहाँ पे हमारा इंडिया है, ये तो स्टेटमेंट ठीक है। वाइल जो शार्क है हमारी, वो सिर्फ साउथ एशियन कंट्री को कनेक्ट करती है। देखो शार्क के अंदर थोड़ा सा देख लो कौन कौन सी कंट्री थी, अफगानिस्तान वगैरह ये थी, लेकिन म्यांमार नहीं था। तो मतलब क्या, ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, पहला ठीक है, तो बी कट गया। पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ शार्क बट नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, सही है, हमने कल ही देख लिया था कि बिम्स्टेक में हमारा पाकिस्तान नहीं है, तो दूसरा भी सही हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पे सिर्फ तीसरा देखना है, चौथा सही है हमारा। थाईलैंड म्यांमार आर मेंबर ऑफ बिम्स्टेक बट नॉट शार्क, ठीक है, पता भी हो ठीक है, नहीं पता तो भी ठीक है। तीसरा देखो, तीसरे को देखना है हमें कि ये सही है या नहीं है। बिम्स्टेक हैज़ रिमेन्ड लार्जली इनएक्टिव, ये क्या बोल रहा है, इनएक्टिव कैसे? बिम्स्टेक तो अभी तो मीटिंग हो रही है बिम्स्टेक की, तो इनएक्टिव कैसे हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट पहले ही गलत है, तो ये हमारा सही हो गया ए, ठीक है। जिसकी मीटिंग हो रही है वो इनएक्टिव कैसे हो सकता है? देखो ये भी तो सोचने वाली बात है ना, कि अभी हमारे मोदी जी गए हुए हैं वहाँ पे और मीटिंग अटेंड करने के लिए बिम्स्टेक की, रास्ते में इधर उधर होते होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गए हुए तो है ना, तो ये जो मीटिंग हो रही है तो ये इनएक्टिव कैसे हो सकता है? तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा देख, अब ये हो गया, ए हो गया इसका आंसर, ये गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आईटी एक्ट। देखो मैंने कल ही बोला था कि आईटी एक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देख लेते हैं इस आईटी एक्ट को। द आईटी एक्ट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर। देखो ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा है, लेकिन चलो मुझे नहीं याद है, मान लेते नहीं याद है, कि डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराती है। चलो ठीक है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन 69A अलाउ गवर्नमेंट टू ब्लॉक ऑनलाइन कंटेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो सेक्शन हमारा 69A है, इसके ऊपर जो हमारी एक्स कंपनी थी वो भी जो है केस कर रही थी हाई कोर्ट वगैरह में। याद होगा 2-3 बार इस सेक्शन 69A को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड तो हमारा सही है, तो कौन कौन से गलत हो गए? सिर्फ एक ही गलत हुआ है, एक ही कटा है, अभी भी बाकी है हमारे पास। तीसरा देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट वाज अपहेल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द श्रेयाल सिंघाल केस। देखो अपहेल्ड नहीं करा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था। तीसरा तो गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया तो ये गया, मतलब अभी भी एक रह रहा है, अभी भी एक रह रहा है। या दूसरा तो हमारा सही हो गया, मतलब या तो पहला सही है या चौथा सही है, देख लेते हैं। द एक्ट कॉम्प्रहेंसिवली एड्रेस नहीं करता, कॉम्प्रहेंसिवली एड्रेस करता तो हमने देखा था एआई जनरेटिव टूल वाला, हमने एडिटोरियल डिस्कस करा था, याद होगा। देखो डेली डिस्पैच में हर एक चीज़ रिलेवेंट है। याद होगा हमने डिस्कस करा था कि एआई से जनरेटेड जो है चाइल्ड वाला अब्यूज़ वाला, चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ वाला सी सैम याद होगा, हमने एडिटोरियल डिस्कस करा था, डेली डिस्पैच डिस्कशन में डिस्कस करा था सी सैम वाला, कि जो चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज़ मटेरियल जो है वो एआई को यूज़ करके बनाए जा रहे हैं। और जो हमारा आईटी एक्ट है वो इसके बारे में मेंशन ही नहीं करता, एआई से रिलेटेड जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं। यूके जो था हमारा यूनाइटेड किंगडम, वो एक लीगल एक्ट लेके आया था, तो आईटी एक्ट के अंदर ये कमी थी। अब कमी है तो कैसे ये कॉम्प्रहेंसिवली एड्रेस कर सकता है इसको? तो गलत है ये तो स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट ए सही है, ठीक है। समझ आया कैसे करना है अटेंड? सिंपल चीज़ है, बस डेली डिस्पैच के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, सारी चीज़ें दिमाग में रहेगी और हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। चाहे वो डेली डिस्पैच में हमारा एडिटोरियल डिस्कशन हो, चाहे न्यूज़ आर्टिकल जो है वो डिस्कस हो, सारी चीज़ें इंटरलिंक है। एक चीज़ ज़रूर याद रखना,
दुनिया हमारी गोल है, ठीक है। तो ये जो गोल दुनिया है, चाहे चलना यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, सारे पॉइंट एक दिन कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, और सारी चीज़ कनेक्टेड है। तो यही था आज के डेली से डिस्पैच डिस्कशन में मेरे प्यारे बच्चों। आई होप समझ आ गया होगा। अगर आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।